इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स करवाने वाली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स करवाने वाला हूँ और ये कंसेप्ट हैं, ये हो सकता है कि आपने स्कूल लाइफ में इतने अच्छे से ना समझे हों, या हो सकता है आपको ये लगे कि मैंने पहले ये नहीं देखे हैं। तो इस कारण मैंने पाया है कि स्टूडेंट्स को कई बार थोड़ी सी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ नेचुरल होएगी, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो बस ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि थोड़े से अलर्ट रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और मैं ईजीएस्ट वे से समझाऊंगा। ठीक है, 1% भी डिफिकल्ट वे में यूज नहीं करूंगा। जो इन चीजों को बताने का सबसे आसान तरीका है वो मैं यूज करूंगा। तो देखें, बस अलर्ट रहिएगा, आराम से समझते रहिएगा। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों चीजें वैसे एक ही चीज का रूप है, तो ये दोनों चीजें एक ही बात के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। तो देखो ध्यान से। ठीक है, हमारे सामने ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है। इस पोलिनोमियल को अगर मैं किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करूं, मान लो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं x+2 से, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो चीजों में से एक चीज होगी, या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर ये डिवाइड नहीं होएगा। यही मान लो मैं एक नंबर को डिवाइड करता हूं, जैसे कि 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या होएगा, ये डिवाइड हो जाता है। और कोई दूसरा नंबर है 17, इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो ये नहीं होएगा। तो किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या देगा, सिर्फ रिमाइंडर से हम कंसर्न है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, पूरा पूरा भाग हो गया। या फिर हमें ऐसा नंबर देखने को मिल सकता है कि जो भाग ना हो। तो भाग ना हो का मतलब क्या होता है पता है, भाग ना हो का मतलब ये होता है कि कुछ पोर्शन तो भाग हो जाता है 5 से, बट कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा बच जाता है, कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा बच जाता है। ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा बच गया है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पर रिमाइंडर आ रहा है जी 2। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम काम यहां पर होएगा, या तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा या ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर दे देगा। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ऐसे, इसी की मदद से इसको फिर से लिख लेते हैं और एक और नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इसको मैं डिवाइड करने वाला हूं x+3 से। अब देखो जरा ध्यान से, हरे रंग से देखते हैं अब सारे काम को। देखो, मान लेते हैं कि ये x+2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर ये x+2 से पूरा पूरा भाग होता है, ऊपर वाला मान लो अगर ये पूरा पूरा भाग होता है, तो ये फॉर श्योर है कि हम ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं x+2 इंटू समथिंग। सिर्फ मेरी बात को समझते रहो। ठीक है, जिस प्रकार से ये जो 15 है, अगर ये पूरा पूरा भाग हो रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 5 इंटू समथिंग, तभी तो ये भाग होगा। 5 का मल्टीपल होगा तभी तो 5 से भाग होगा ना पूरा पूरा। अब ये जो भी मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पर 3 था, 3 क्वोशेंट आ जाएगा, पूरा पूरा भाग हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर ये x+2 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये x+2 का मल्टीपल है, कुछ ना कुछ मल्टीपल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन हम सिर्फ कंसर्न हैं रिमाइंडर से, हमें सिर्फ मतलब है शेषफल से। ठीक है, अब वहां पर चलते हैं। मान लेते हैं कि ये x+3 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। तो जब पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा होता है तो कहानी क्या होती है कि कुछ पोर्शन तो भाग हो रहा होता है और कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भैया x+3 इंटू में समथिंग प्लस जो रिमाइंडर आना है वो x+3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल प्लस जो रिमाइंडर आना है वो। ठीक है, हम सिर्फ किससे कंसर्न है, रिमाइंडर से। तो ऊपर वाले को x+2 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा ये आप चुटकियों में बता सकते हो, वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कैसे बता सकते हो, अब देखो है, अब दोनों केस में क्लियर करता हूं। मान लेते हैं कि दो केस होंगे ना, या तो ये डिवाइड होएगा नीचे वाले नंबर से या ये डिवाइड नहीं होएगा, तो हम दोनों को कवर कर रहे हैं। मान लो एग्जामिनर आपको ये पूछ रहा है कि भैया इसको x+2 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, और ये एक ऐसा नंबर है जो x+2 से भाग होता है बट आपको नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं, मैं x+2 को 0 रख देता हूं कि अच्छा मैं x की ऐसी वैल्यू लूंगा कि x+2 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि x = -2, ये वैल्यू मैं यूज करूंगा। x = -2 जब मैं वैल्यू यूज करूंगा, इसका मतलब क्या है कि x+2 0 है। अगर x+2 0 है तो x+2 यहां पर 0 है। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये लिखा हुआ ऐसे है,
आपको ऐसे ये दिख नहीं रहा, ये ऊपर वाला जो नंबर है ये लिखा हुआ आपको ऐसे दिख रहा है एग्जाम के अंदर, लेकिन ये है तो एक्चुअल में यही। तो अगर x+2 जीरो है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो अगर x+2 के 0 होने से ये भी 0 हो जाता है, इसका मतलब ये x+2 का मल्टीपल था भैया। x+2 इंटू समथिंग, x+2 अगर आपने 0 रखा मतलब कि आपने ये 0 रख दिया, 0 इंटू समथिंग 0। अगर x+2 के 0 रखने से, यानी कि अगर x के -2 रखने से, बात एक ही है, x+2 को 0 रखो या x को -2 रखो, अगर x के -2 रखने से ये 0 हो जाता है, इसका मतलब ये जो है ये इसका मल्टीपल था। ठीक है, या फिर इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, अगर x+2 को आपने 0 रखा, ठीक है, x+2 को आपने 0 रखा, उसके कारण ये 0 हो गया पूरा, ये इससे डिवाइड होता है, यानी कि यहां पर रिमाइंडर क्या आया, यहां पर ये ऐसे करके r, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर रिमाइंडर 0 आया, x+2 के 0 करने से ये पूरा 0 हो गया, इसका मतलब ये x+2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसको x+2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने बढ़ा चढ़ाकर बताई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मान लो मैं इसको x+3 से डिवाइड करना चाहता हूं, ठीक है, तो चलो करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने x की ऐसी वैल्यू ले ली कि ताकि x+3 0 हो जाए, मैंने x+3 को 0 कर दिया। तो x+3 को अगर आपने 0 कर दिया, यानी कि x की ऐसी वैल्यू ले ली आपने, वहां पर x इजिकल टू -3 यूज कर दिया, उसका मतलब क्या होता है x इजिकल टू -3 यूज करने का, कि x+3 0 है, तो x+3 के 0 करने से क्या होएगा, 0 इंटू समथिंग, ये खत्म हो जाएगा, 0 के गुणा में कुछ भी हो ये खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर बचेगा। यानी कि अब मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं जो है, अगर हमने किसी नंबर को, अगर हमने ये देखना है कि इस नंबर को x+3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, इस नंबर को x+3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप क्या करो, x+3 को 0 रखो, x की वैल्यू आ गई -3, -3 यहां पर -3 फिट कर दो, x इजिकल टू -3, हर जगह वैल्यू रख दो x की जगह -3, तो जो भी चीज बचेगी वो रिमाइंडर ही बचेगी। कौन सा रिमाइंडर बचेगी, इस नंबर को x+3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही ये पूरा पूरा भाग नहीं होता तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। मान लो 5 रिमाइंडर आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि इस नंबर को इससे भाग करने पर 5 रिमाइंडर आता है। अगर मान लो 0 आ गया, तो आप क्या बोलोगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आता है, और 0 रिमाइंडर का एक और मतलब होता है कि ये पूरा पूरा भाग होता है। तो एक हिसाब से चीजें तो दोनों सेम हुई ना, कहीं पर 5 रिमाइंडर आ गया, कहीं पर 0 आ गया। बस 0 रिमाइंडर का मतलब होता है वो पूरा पूरा भाग हो गया। 5 रिमाइंडर का क्या मतलब है कि भैया वो पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, पूरा पूरा भाग हो रहा था, उससे जस्ट 5 ज्यादा था। ठीक है, अब एक्चुअल में देखें कि इससे इसको डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, इससे इसको डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। मतलब कुल मिलाकर ये एक ही थ्योरम है, क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ये आपको रिमाइंडर बताता है, कभी कभी रिमाइंडर 0 आता है, कभी कभी रिमाइंडर R आता है, यानी कि कुछ भी आता है। अभी भी अगर नहीं समझे तो टेंशन मत लो, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए कि अभी नहीं समझे, फ्रेंकली बताऊं तो, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक आधे एग्जाम्पल करेंगे तो सारे पाप आपके धुल जाएंगे। अब देखो जरा, यानी कि कुल मिलाकर अब मैं आपको ये थ्योरम बता रहा हूं कि अगर इसको इससे डिवाइड करना है और हमें निकालना है कि भाई रिमाइंडर क्या होएगा इसको इससे डिवाइड करने पर, तो एक रिमाइंडर बताने का ये एक तरीका है, इसको 0 रखो, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, -2, x की वैल्यू -2 यहां पर यूज कर दो, यानी कि पुट करो -2 का क्यूब। अब आपको रिमाइंडर मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको रिमाइंडर मिलेगा कि इसको इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है, तो डिवाइड करो, -8, अब यहां पर 2 दूनी 4, -8, यहां पर +10 +6 16 16 0 0, यानी कि 0 रिमाइंडर, यानी कि इसको x+2 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डिवाइड होता है, इससे पूरा पूरा कटता है। हाँ, अब एग्जामिनर इसी बात को कई बार पता है क्या बोलता है, इसी बात को कई बार ये बोलता है कि भैया ये अगर उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है तो ये उसका क्या हुआ, ये उसका फैक्टर हुआ, फैक्टर हुआ कि नहीं, उसका एक टुकड़ा हुआ कि नहीं, उसका एक गुणनखंड, उसका एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, तो अगर x इजिकल टू -2 रखने पर, अगर x+2
अब मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं, दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। अगर x प्लस टू इज इक्वल टू 0 रख कर x इज इक्वल टू -2 निकाल कर, रुको मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाह रहा, एक बार मेरे को अपने वर्ड्स वो करने दो दोबारा से कि मैं क्या आपको बोल रहा हूं। अगर एग्जामिनर आपको ये बोले कि x प्लस टू इसका फैक्टर है, x प्लस टू इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस टू इसको डिवाइड करेगा, या फिर x प्लस टू को 0 रखो, x इज इक्वल टू -2, x प्लस टू अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब यह है कि x को -2 रखने से यहां पर 0 आएगा, क्योंकि अगर x प्लस टू इसका फैक्टर है तो x प्लस टू से इसको डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आना चाहिए ना। और रिमाइंडर कैसे निकलता है, रिमाइंडर ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। वहां पर रिमाइंडर निकाल कर देखें, इसको x प्लस 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा ये निकाल कर देखते हैं। और ये चीजें आपकी और पूरी क्लियर होंगी जब हम आगे इन चीजों को यूज करेंगे, ठीक है। तो भैया इसको x प्लस 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा वो मैं देखना चाह रहा हूं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x को -3 यूज करोगे तो आपको अपने आप रिमाइंडर पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ -27 9 दूनी 18 प्लस 15 प्लस 6, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 45। 45 माइनस 15 माइनस का 30 माइनस का 24, तो भैया माइनस का 24 रिमाइंडर आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे x प्लस 3 से। समझ में आ गई बात, हमने बिल्कुल परफेक्ट किया है ना। 35 45 30, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप किसी भी नंबर को x प्लस एन से डिवाइड करके, अब मैं सम अप कर रहा हूं, x प्लस एन से डिवाइड करके उसका वो देखना चाह रहे हो कि भैया रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप क्या करो, x प्लस एन को 0 रखो, x इज इक्वल टू -n, वहां पर x की जगह -n रखो, जो भी चीज आएगी वो उस नंबर को x प्लस एन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर है। 0 आया तो 0 रिमाइंडर है, यानी कि नंबर पूरा पूरा भाग हो रहा है। कुछ और रिमाइंडर आया तो कुछ और रिमाइंडर है, नंबर पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, ठीक है। ये चीज ठीक है। अब इन्हीं चीजों को मैं आपको प्रूव भी करके दिखाना चाह रहा हूं कि इससे इसको डिवाइड करने पर ये डिवाइड होता है, और उसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 24 आता है। तो यही अपना अगला पार्ट है। अगला पार्ट क्या है, मैं आपको डिवीजन के मेथड सिखाने वाला हूं, सिंथेटिक डिवीजन एंड लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन भी आपको आना चाहिए, जो आपने स्कूल में सीखा है, जो हम स्कूल में सीखते हैं। सिंथेटिक डिवीजन आप ग्रेजुएशन के अंदर सीखते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ लिया है तो। बट ये मेथड बहुत ही शॉर्ट है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ग्रेजुएशन का मैथ आता नहीं है हमारे एग्जाम में, लेकिन लॉन्ग डिवीजन से काफी शॉर्ट है, तो लॉन्ग डिवीजन हमारे एग्जाम में आता है कई बार, तो क्यों ना हम ये यूज करें, बिल्कुल मजेदार चीज है। तो चलो, ये दोनों डिवीजन करने के तरीके हैं। डिवीजन करने का तरीके का क्या मतलब है कि इसको इससे एक्चुअली डिवाइड करके देखने के तरीके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन दिखाता हूं। तो चलो भाई, x प्लस 2 से डिवाइड करूँ ना, तो ये आ गया अपना भाई, छोटा भाई आ गया है, इसको x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं। चलो, मतलब कि एक्चुअली हम x प्लस 2 से कैसे डिवाइड करते हैं, तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि यहाँ पर x है ना, तो एक ऐसी चीज से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ताकि इस x का x क्यूब बन जाए, यानी कि x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ताकि ये कट जाए, x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर आ गया। आगे से एक चीज उतार लो, कितनी भी आप उतार सकते हो, ये सारी उतार सकते हो, अपनी मर्जी है, अपना ही मामला है, दिल करे उतना उतार लो। अब यहाँ पर ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो इसको ताकि -4x स्क्वायर बन जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से, -4x इंटू एक्स, -4x स्क्वायर -8x। अब फिर से साइन चेंज होंगे, बिकॉज इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, भाग ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3x, और आगे क्या है, +6। अब इसको ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि 3x हो जाए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x + 6, अरे ये तो पूरा पूरा भाग हो गया, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इससे जब आप इसको भाग करते हो तो ये आता है, ठीक है। तो पिछले उसमें मैंने बताया था ना, रिमाइंडर क्या आ रहा था पिछले, इसमें 0 आ रहा था, इससे इसको भाग करके, और मैंने आपको डिवाइड करके दिखा भी दिया। अब मैं इसको दूसरे से डिवाइड करके आपको दिखाने वाला हूं, किससे, x+3 से डिवाइड करके -24 रिमाइंडर आया था ना। फिर उसके बाद मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन दिखाऊंगा कि सिंथेटिक डिवीजन कितना फास्ट है। चलो भाई, डिवाइड कर देते हैं फिर।
अब तो आप सीख गए होगे, अगर पहले ना आता हो तो अब बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? एक्स स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x²। बहुत ही उम्दा। ये कट गया, देन यहाँ पर -5x² -5x। ठीक है भाई, अब किससे मल्टीप्लाई करूँ? -5x से। ठीक है, तो -5x² -15x कट गया, तो यहाँ पर 10x + 6। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए? तो यहाँ पर अब आप बोलोगे भैया 10 से कर दो, तो चलो 10 से कर देते हैं। 10x + 30 माइनस माइनस, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? -24। तो -24 ही रिमाइंडर आया था। वीडियो में पीछे जा सकते हो, या फिर बादाम खाया करो, अपनी मेमोरी को स्ट्रांग रखो। ठीक है, तो क्लियर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको बता दिया, अपना वो जो थ्योरम है वो भी प्रूव हो गया कि हाँ जी थ्योरम तो ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इन्हीं काम को करने का सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक स्टेप के अंदर आपका काम हो जाएगा, मतलब सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है। इसके सिर्फ कोफिशिएंट यूज करने हैं। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे? अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं x+2 से। हमने x+2 से डिवाइड किया था तो ये हो गया था, है ना? तो उसी से मैं डिवाइड कर रहा हूं। आपको सिर्फ इसके कोफिशिएंट यूज करने हैं। जैसे इसका कोफिशिएंट 1 था ना, तो सबसे पहले लिखो 1। ठीक है, सबसे पहले 1। आगे क्या कोफिशिएंट है? x² का -2, साइन के साथ लिखना है। फिर लिखो -2, फिर x का -5, और फिर ये 6। सिर्फ कोफिशिएंट यूज करने हैं। और आप किससे डिवाइड करने वाले हो? आप डिवाइड करने वाले हो x+2 से। यहां पर हम x की वैल्यू को यूज करते हैं, तो x+2 = 0। 2 यूज नहीं करेंगे, जिससे भी आप डिवाइड करने वाले हो उसको 0 के बराबर रखो। और x की वैल्यू क्या आई? -2, तो मैं -2 यूज करूंगा यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन के अंदर। अब यहीं पर सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखना होता है 0। सबसे पहले हमेशा 0 होएगा, और इन दोनों को जोड़ दो। एक आपकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसकी टेंशन ना लो। ठीक है, एक। अब इसको इससे गुणा करो, -2 × 1 -2, फिर से जोड़ दो, कितना आ गया? -4। फिर से गुणा करो, -2 × -4, और यहां पर लिखना है 8। फिर से जोड़ दो बेचारों को, 3। -2 × 3 क्या आ गया? 6, माइनस का 6। और सबसे एंड में यहां पर रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर ये क्या है? 0। देखो भाग हो गया ना पूरा। सबसे एंड में रिमाइंडर आता है, क्या आया? 0। हाँ, अब आप बोलोगे सर उसके अंदर तो हमें ये भी पता लग जाता है कि डिवाइड करने के बाद क्या मिला। अरे इसमें भी मिलता है, ये वही चीज है। आपने x³ को डिवाइड किया है x से, है ना? तो x² वाली टर्म आएगी ना सबसे पहले, x² वाली टर्म। तो ये क्या है पता है? ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, यानी कि -4x, और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म +3। ठीक है, यही चीज आई थी ऊपर, आप वीडियो के अंदर पीछे जाकर देख सकते हो। तो ये सिंथेटिक डिवीजन इतना इजी है। मैं फिर से आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन ना लो। आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अब अपने साथ आप आए हो तैयारी करने, तो आपको टेंशन में थोड़ी रहने देंगे। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं भाई x+3 से। ठीक है, तो चलो करते हैं डिवाइड, सिंथेटिक डिवीजन। आपको याद है x+3 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर रिमाइंडर -24 आया था, तो चेक हो जाएगा कि -24 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो इसके कोफिशिएंट्स लिखो फिर। कोफिशिएंट है भाई 1, -2, -5 और 6। और ये कोफिशिएंट आगे पीछे नहीं लिखने होते, ये ना कि 6 पहले लिख दिया 5 बाद में है। ऐसी गुस्ताखी करोगे तो नंबर भी आगे पीछे ही आएंगे फिर। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो x+3 से डिवाइड कर रहे हैं, x+3 = 0, x = -3। तो -3 हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले 0 यहाँ पर होता ही है, मैंने बोला हमेशा 0 रखना है। 1 और 0 1, -3 है कम, -3, दोनों को जोड़ दो। हम यहाँ पर घटाना नहीं है, जोड़ना है, प्यार प्रेम की बात है यहाँ पर। -5, तो ये क्या आ जाएगा? +15। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा? +10, -3 × 10, -30, 6 और -30, -24। ये देख लो, ये रिमाइंडर होता है। और वो क्योसेंट भी आता है यहाँ पर कि भाग करने पर क्या आया? भागफल। ये x² का वो है कोफिशिएंट, ये x का है, यही चीज आई थी। ये +10 का, अगर आपको याद हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, x+3 से भाग किया तो ऊपर आया था ये, और नीचे रिमाइंडर आया था -24। तो सिंथेटिक डिवीजन सीख लिया।
x+3, x+4, x+5 से किसी भी बड़े पोलिनोमियल को, ये जरूरी नहीं है कि x क्यूब वाले को x की पावर 5 हो, x की पावर 7 हो, किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो अब सीधा क्वेश्चंस के अंदर कूद पड़े, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे। मेरे बताने से पहले सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, है? करो और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन भी देखो कंसेप्ट वीडियो के अंदर, तो आपको सब कुछ देखना होता है। चलो फिर, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल इज, इस पोलिनोमियल का निम्न में से कौन सा एक फैक्टर है? ठीक है, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं। मान लो कि x+2 फैक्टर है। अगर x+2 इसका फैक्टर है तो x+2 को जीरो करते ही ये जीरो हो जाएगा, ये तो ऐसे समझ लो। या फिर अगर x+2 इसका फैक्टर है तो x+2 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -2 करते ही क्या होएगा, ये जीरो देगा। अगर x+2 इसका फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर जीरो देगा, ऐसे रखने से रिमाइंडर आता है। तो देखो, अब रखो यहाँ पर -2 की पावर 4 16, -2 की पावर ये प्लस का 56, -8 माइनस माइनस प्लस, तो 20 + 12, ये जीरो दे सकती है ये चीज किसी भी हालत में? हर एक चीज प्लस है, नहीं दे सकती जीरो, है ना? हर एक चीज प्लस में होगी। तो ये वाला चेक करो, ये तो नहीं है भाई फैक्टर, जीरो नहीं दे रहा। अब मैं 2 चेक करूंगा, ठीक है? तो 2 यहाँ पर रखा, 16, यानी कि x - 2 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो x इज इक्वल टू 2। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, देखता हूँ ये क्या रिमाइंडर देगा। तो 8 7 56, माइनस का 56, 20 -12 + 81, तो ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है 117, ठीक है? और ये ऊपर आपको क्या दे रहा है? -67, तो ये भी नहीं होएगा। अब मैं आगे चेक करूंगा, ये भी नहीं है। तो इसको चेक करोगे क्या? इसको मैं नहीं चेक करूंगा, बिकॉज हम ऐसा एक चेक करके देख चुके हैं, तो हर जगह पॉजिटिव आ रहा है। तो अब मैं इसको चेक करूंगा एक बार, ठीक है? x - 3 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 3, एक बार मैं ये पुट करके देखता हूँ, और यही होगा, मुझे पता लग चुका है, ठीक है? तो भाई 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होगी? 81, 3 की पावर 3 27 × 7, तो कितना होगा? 140 और 49, 189, ठीक है? 9 5 45, -18 + 81, देखते हैं ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं प्लस वाले? 80 और 80 160, 207, ठीक है? और ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? 9 और 8 17, 8 और 1 9 और 1 10, 207। तो माइनस का भी 207 है, प्लस का भी 207 है, तो ओवरऑल आपको क्या मिला? ओवरऑल आपको मिला जीरो। यानी कि x - 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, यानी कि x - 3 उसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऐसे यूज करना है फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम को, धीरे धीरे और माहिर में बना दूंगा आपको। बताओ, द एक्सप्रेशन दिस इज डिविजिबल बाई, ये जो एक्सप्रेशन है किससे डिविजिबल है? देख लेते हैं, सिर्फ इससे डिविजिबल है या सिर्फ इससे, या दोनों से, या किसी से भी नहीं। तो x - 1 से डिवाइड करने पर ये क्या रिमाइंडर देता है वो देखते हैं। तो x - 1 इज इक्वल टू जीरो रखा मैंने, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, जीरो रिमाइंडर आया तो डिविजिबल है, कुछ और रिमाइंडर आया तो डिविजिबल नहीं है। तो चलो भाई, x इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, तो यहां पर क्या होएगा? q² - pt + 4pt - 4q² + 3q² - 3pt। देखो एक बार इसको, क्या मामला है? माइनस का 1 pt, माइनस का 3 pt, और इन दोनों ने मिलकर प्लस का 4 pt, ठीक है? q² 4q² - 4q² 0, तो ये दिया 0, ठीक है? x - 1 से डिवाइड करने पर वो जीरो रिमाइंडर देता है, यानी कि x - 1 इसका फैक्टर है, ठीक है? इससे वो डिवाइड होता है, ये उसको डिवाइड करता है, ठीक है? अब ये है कि नहीं, ये और चेक करना पड़ेगा दोस्त। तो चलो इसको भी चेक करते हैं। तो x - 3 इज इक्वल टू 0 मैंने रखा, अपने मन ही मन में रखा, और x इज इक्वल टू 3, ठीक है? अब ये स्टेप तो करने की जरूरत नहीं है ना, तो x इज इक्वल टू 3 मैं वहां पर रख रहा हूं। 27q² - 27pt, 9 चौके 36 pt, 9 चौके 36q² + 9 3 27q², नहीं 3 3 9q² होगा यहाँ पर, -9pt,
ठीक है, तो देखो भाई एक बार क्या मामला है। यहाँ पर 27 पीटी माइनस का है और वहां पर 9 पीटी माइनस का है। 9 और 7 36, 36 पीटी प्लस का है। ये पीट दिए गए हैं। ठीक है, 27 और 9 36 क्यू स्क्वायर पॉजिटिव है और 36 क्यू स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये भी जीरो आया। यानी कि कुल मिलाकर इससे डिवाइड करने पर भी जीरो रिमाइंडर दे रहा वो, ये भी उसका फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस किस से डिविजिबल है? दोनों से डिविजिबल है। आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फैक्टराइज फ्रेंडली नहीं होंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमें एग्जाम में किस चीज़ की कमी है? एक ही चीज़ की कमी है, टाइम की। ठीक है, इफ x plus 1 and x minus 1 are factors of this, find the value of this। x plus 1 इसका फैक्टर है, यानी कि x plus 1 उसको डिवाइड करता है ना, यानी कि x इज इक्वल टू -1 रखने पर वो जीरो रिमाइंडर देगा। ये उसको डिवाइड करता है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। तो चलो x इज इक्वल टू -1 मैं यहाँ पर रखूंगा और जीरो के साथ इक्वेट करूंगा, तो मैं रख रहा हूँ x इज इक्वल टू -1, तो -1 की पावर 3 -1 प्लस b -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू रखने पर रिमाइंडर ही आता है ना, और ये उसको डिवाइड करता है, तो मैंने रिमाइंडर के साथ इक्वेट किया है बस। आगे से बार बार डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला है भाई -a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इससे डिवाइड करके देखता हूं, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर पुट करते हैं भाई a प्लस b प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस b प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो 2b इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू -5। अगर b की वैल्यू -5 है तो कहीं पर भी रखो, a की वैल्यू -3 है, देखो तब ये 0 होएगा, तो दोनों की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अब हमें करना क्या है? a माइनस 2b का मान निकालना है, तो a यानी कि -3 माइनस 2b, 2b का क्या मतलब है? -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साथ इसका आंसर आ जाएगा। इस ऑप्शन से, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े, गर्म हो जाओ जल्दी जल्दी। इफ x प्लस 2 and x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ m n n r। x प्लस 2 इसका फैक्टर है, यानी कि x इज इक्वल टू -2 रखने पर वो 0 देगा, तो चलो ठीक है, रखते हैं x इज इक्वल टू -2, -8 प्लस 40 -2m प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिली? यहाँ से हमें मिला -2m प्लस n है, ये हो गया भाई प्लस का 32, उधर ले जाता हूँ मैं -32। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी इसका फैक्टर है, यानी कि भैया x की वैल्यू 1 रखने पर भी ये 0 देगा, तो रख देते हैं 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। m प्लस n इज इक्वल टू -11। अब मैं क्या करूं? अब मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहा हूं। ठीक है, m माइनस -2m यानी कि 3m इज इक्वल टू n से n गया खलास, -11 माइनस -32 माइनस माइनस प्लस, तो 21, तो m इज इक्वल टू 7। अगर m की वैल्यू 7 है तो दोस्त कौन से ऑप्शन को आप टिक करोगे? ऑप्शन सी को। n की निकालने की जरूरत ही नहीं है, या फिर n की यहां से निकाल लो, इसकी वैल्यू -18 होनी चाहिए, तभी वो -11 आएगा। ठीक है, इफ x रेज टू पावर 40 प्लस 30 इज डिविजिबल बाई दिस, फाइंड द रिमाइंडर। अगर ये इससे डिविजिबल है तो मैं इसको 0 के साथ, तो इसके 0 करते ही ये भी 0 हो जाएगा। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, बिकॉज ये जो है इससे डिविजिबल है, तो ये जो है ये x रेज टू पावर 4 प्लस 1 इंटू समथिंग है, तभी तो इससे डिविजिबल होएगा। इसको 0 करते ही ये नंबर 0 हो जाएगा, है ना, तभी तो इससे डिविजिबल होगा ना ऐसे। तो इसको 0 करते ये भी डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको मैं 0 करता हूँ, हम इसको करते हैं 0। तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू मैं पुट करूंगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पर 0 देगा ये वैल्यू पुट करते ही, तो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, ये इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर बताना है तो रिमाइंडर आ जाएगा। अगर फैक्टर होता तो ये 0 देता, ये मैंने रिमाइंडर निकालना था, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही बात है। तो अब ये रिमाइंडर दे देगा। तो x रेज टू पावर 40, इसको आप कैसे देख सकते हो? इसको आप देख सकते हो x रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 10,
यानी कि -1 -1 की पावर क्या है, -1 की पावर है E1 यानी कि 1, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्त 31। ठीक है, रिमाइंडर इस ऑप्शन पे। कुल मिलाकर इसको 0 रख के वैल्यू पुट करने से ये रिमाइंडर देता है। जब ये रिमाइंडर 0 देगा यानी कि डिविजिबल है, कुछ और देगा यानी कि डिविजिबल नहीं है, ये रिमाइंडर है। इसको इससे डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा, बिल्कुल इजी। इसको इजिकल टू 0 करो, x⁵5 इजिकल टू -1, तो यहाँ पर अब रखो। इसको आप कैसे देख सकते हो, x⁵5 7, तो -1 की पावर ओड है तो -1 ही रहेगा, एंड आंसर इज 2 रिमाइंडर आ जाएगा भाई। ठीक है, इफ x³ + 5x² + 10k लीव्स रिमाइंडर -2x व्हेन डिवाइडेड बाई दिस। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर आता है। तो चलो देख लेते हैं हम क्या रिमाइंडर आता है। इसको 0 के इक्वल पुट करें तो x² इक्वल टू -2, तो आपने करना क्या है, x² की जगह -2 पुट करना है, तो ये चीज रिमाइंडर उगल कर देगी, है ये रिमाइंडर उगल कर देगी, और उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर ही है। x² इक्वल टू -2, तो इसको आप कैसे पुट कर सकते हो, x इंटू x², x³ को, x इंटू x² की वैल्यू है -2, तो -2x। यहाँ पर x² की जगह आप रखोगे -2, तो यानी कि -10 + 10k इज इक्वल टू, ये हमें रिमाइंडर देगा। एग्जामिनर बोल रहा है रिमाइंडर ये है, तो इक्वेट कर देंगे। -2x से -2x गया, तो इस 10 को उधर भेजो, 10k इज इक्वल टू 10, therefore k इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। ठीक है, और आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन ना लो। 1% भी अगर आपने टेंशन ली तो गलत बात है, फिर मेरा होने का क्या फायदा है। 1% भी टेंशन नहीं लेनी। देखो, टेंशन लेनी है पढ़ने की, इन चीज़ों की नहीं, कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। हम लाएंगे क्वेश्चंस। इफ x + t इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, तो x + t इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, यानी कि इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। तो x + t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -t पुट करने पर ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, क्योंकि दोनों 0 रिमाइंडर देते हैं। तो चलो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू -t, t² - pt + q इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ t² - lt + m इज इक्वल टू 0, मैंने इधर ही इक्वेट कर दिया। ये दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों को इक्वल रख देता हूँ। तो चलो दोनों को इक्वल रख देंगे, इसमें क्या बात है। चलो भाई, तो m/q t² से t² गया। ठीक है, इस lt को मैं इधर ले आता हूँ, तो t कॉमन ले लेंगे, l - p, इन दोनों में से मैंने t कॉमन ले लिया। इस q को उधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू m - q, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, m - q डिवाइडेड बाई l - p। इस शक्ल के प्राणी कहाँ हैं, ऑप्शन डी के अंदर है। ठीक है, बताओ भाई, फैक्टर ऑफ दिस, इसके फैक्टर्स ज्ञात करो। इसका फैक्टर ये है बट ये नहीं है, ये दोनों है, ये है बट ये नहीं है, तो दोनों को चेक कर लो, दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं, यानी कि मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करके देख रहा हूँ। 0 आया तो ये फैक्टर है, नहीं तो कुछ और रिमाइंडर आएगा, ये फैक्टर नहीं है। तो चलो x इज इक्वल टू 1, तो 1 - 1 - 1 + 1 +1 -1 -1 +1 कैंसिल 0, तो x - 1 तो फैक्टर है। ठीक है, अब x + 1 फैक्टर है कि नहीं देख लेते हैं। अपना क्या जाता है ये बताओ, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, -1 की पावर ओड -1, -1 की पावर इवन 1, बट बाहर -1, बाहर माइनस वेट कर रहा था, -1 की पावर ओड -1, बाहर माइनस है, माइनस +1, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। तो कुल मिलाकर ये भी फैक्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ दिस एंड दिस बोथ आर फैक्टर्स। The value of b for which HCF of this and this is x + 5, इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक ये है। तो ये जो है ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों का फैक्टर है। ये जो है ये इसको भी डिवाइड करता है, ये जो है ये इसको भी डिवाइड करता है। इससे इसको डिवाइड करने पर भी 0 रिमाइंडर, इससे इसको डिवाइड करने पर भी 0 रिमाइंडर। तो निकाल लेते हैं, कहीं से भी निकाल लो b की वैल्यू। तो मैं एक बार देखता हूँ इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, देखता क्या हूँ, इन्होंने बता ही रखा है 0 आएगा, तो इसको मैंने 0 इक्वेट किया। x की वैल्यू क्या है, -5,
तो x की वैल्यू -5 रखते हैं, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, है ना। ये शरीफ लग रहा है थोड़ा, तो यहाँ पर पुट करते हैं ना, वो थोड़ा सा बदमाश लग रहा है, तो यहाँ पर पुट करते हैं x इक्वल टू -5। तो 25 यहाँ से जल्दी आएगी वैल्यू, -5 b इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये इसका फैक्टर है, 0 देना चाहिए। तो 5b को उधर भेजो, 5b इज इक्वल टू 20, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4। अगर आप चाह रहे हो कि सर वहां से भी चेक करके दिखाओ, तो दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी रख दो x की वैल्यू -5, ये लो, यहाँ पर -5 तो -10b +3b +3 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर -7 भी है, इसको उधर भेज दो, प्लस का 7b, यहाँ पर 28, तो b की वैल्यू क्या आ गई जी, 4। कहीं से भी निकाल लो, b की वैल्यू 4 आ रही है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, this is divided by x minus 1 and x plus 1. The remainders are 5 and 19 respectively. Find the remainder when this polynomial is divided by x minus 2. ठीक है, जब इसको x minus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5। ठीक है, x minus 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1। x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये 5 देगा, इसका मतलब यही है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये रिमाइंडर देगा जो इससे डिवाइड करने पर आता है, और इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 5। पुट कर रहा हूं भाई, 1 - 2 + 3 - a + b इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमें क्या मिला, 3 और 1 4, 4 - 2 2, 2 उधर जाएगा तो 3, तो हमें मिला -a + b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, इससे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर दे रहा है जी 19, तो यानी कि x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर 19 रिमाइंडर आए, 19 वैल्यू आएगी। तो पुट करते हैं 1 + 2 + 3 + a + b इज इक्वल टू 19। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 13। तो a + b इज इक्वल टू 13, दोनों को जोड़ दो, तो 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। अगर b की वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू क्या होगी, 5। दोनों की वैल्यू आ गई जी हाँ। अगर इन दोनों की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर रख दो, आपको पूरे पूरे पोलिनोमियल मिल गए। a की वैल्यू है जी 5 है, और b की वैल्यू है दोस्त 8। अब वो ये बोल रहा है अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं x - 2 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो निकाल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको इज इक्वल टू 0 करो, x इज इक्वल टू 2 रखने पर रिमाइंडर आ जाएगा, जो x - 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही वैल्यू फेंक के मारेगा ये आपके मुंह पे है। ठीक है, हेलमेट पहन के बैठ जाओ, ज़्यादा जोर से ना लग जाए वैल्यू निकलने पर मुंह पे। तो x इज इक्वल टू 2, 2 को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 8 दूनी 16, देन 4 थी 12, देन -10, फिर 8, तो ये दोनों खलास, 12 और 8 20, 20 में से 10 गए 10, आंसर शुड बी 10, ऑप्शन है। ठीक है, मजा मत हो, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ। A quadratic polynomial this is such that when it is divided by this, this and this, the remainders are this, this and this. What is the value of this? ठीक है, बहुत ज़्यादा this यूज हुआ इस क्वेश्चन में। तो देखो, जब इसको x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3, तो x इज इक्वल टू 0, यही करते हैं ना, इससे डिवाइड करने के लिए दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, x को 0 रखोगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 3, तो रखो 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ c बच गया, c इज इक्वल टू 3, तो आपको c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको मैंने 0 किया, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा इसके अंदर तो 6 आएगा, है ना। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, तो a + b, c की वैल्यू क्या है 3, है ना, +3 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या है 6, तो a + b इज इक्वल टू 3, 3 उधर चला जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब x इज इक्वल टू -1 अगर मैं पुट करूंगा तो ये क्या वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू देगा 4। ठीक है, पुट कर देते हैं, a - b, c की वैल्यू 3 है, +3 इज इक्वल टू 4, तो 3 जब उधर जाएगा तो क्या दे देगा 1। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, दो इक्वेशन है, दोनों को जोड़ोगे तो 2a इज इक्वल टू 3 और 1 4 एंड a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू मिल गई 2। अगर a की वैल्यू 2 मिल गई तो यहाँ से उसकी भी मिल जाएगी b की। अगर a 2 है तो b 1 होएगा, 2 और 1 3,
तो ठीक है, b की वैल्यू 1 है। तो अब तो सब कुछ मिल गया आपको। और जीवन में क्या चाहिए आपको? a 2 + 2b यानी कि 2, c -3 यानी कि 1, 4 - 3 1, ऑप्शन सी। अगला करो। ये करो एक बार, अगर थोड़े से एफर्ट लगाए हैं नहीं निकला तो क्या ही दिक्कत है, थोड़ा सा और एक बार फिर से ट्राई कर लो। या ट्राई ही नहीं किया, बिल्कुल ही निकम्मे हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। देखो, let p and q be non-zero integers, consider the polynomial this, okay, p and q non-zero हैं। it is given that x minus m and x minus km are simple factors of ax, यानी कि ये इसके सिंपल फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। वेयर m इज नॉन जीरो इंटीजर, m जीरो नहीं है, एंड k इज पॉजिटिव इंटीजर, k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर इनकी कहीं पर यूज हुई इन कंडीशंस का तो यूज करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो नीचे दिए हुए चीजों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये जो है उसका फैक्टर है, ये जो है इसका फैक्टर है, तो वही यूज करेंगे। अगर ये उसका फैक्टर है तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू m पुट करने पर 0 आनी चाहिए, वैल्यू 0 रिमाइंडर आना चाहिए, तो पुट कर देता हूँ। क्या करें, x इज इक्वल टू m यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो यानी कि देख लो अब m² प्लस pm रोजगार 2 प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं पुट कर रहा हूं दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू km, ठीक है, यहां पर x की जगह, तो भी ये 0 ही देगा। तो k² m² प्लस pkm प्लस q इज इक्वल टू 0, तो भी ये 0 है। तो क्यों ना इन दोनों को इक्वेट कर दें, ठीक है, चलो इक्वेट कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, ठीक है, तो क्या होएगा, देखो जरा ध्यान से, m² प्लस pm प्लस q इज इक्वल टू k² m² प्लस pkm प्लस q। q से क्या होएगा, q से q कट जाएगा, q से q उड़ गया। अब हर टर्म के अंदर m बैठा है, हर टर्म के अंदर m बैठा है, एक m को भी काट दो, दोनों तरफ से m से डिवाइड कर दो। m से डिवाइड कर सकते हो, m नॉन जीरो है, जीरो से तो नहीं कर सकते ना डिवाइड, m नॉन जीरो इसलिए कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं यहां से निकाल रहा हूं भाई k की वैल्यू, किसकी, m की वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। देखता हूं एक बार किस चीज की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। m वाले टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो m वाले टर्म्स को मैं एक तरफ लेकर आ रहा हूं, तो इस m को उधर लेकर चला जाता हूं, तो यहाँ पर k² है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर m, इस pk को मैं इधर ले आया, तो p माइनस pk, तो p कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस k, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं नीचे ले आया यहाँ पर, k² - 1, ठीक है, बहुत अच्छे, ये m की वैल्यू है। अब देखो नीचे a² - b², ऊपर a - b। आप बोलोगे सर a - b तो नहीं है, उसका उल्टा है, तो कोई नहीं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लो। अब तो a - b है ना ऊपर, तो नीचे a - b a प्लस b है, तो a - b से a - b गया, नीचे सिर्फ a प्लस b बच जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई जी, हाँ m की वैल्यू आ गई। लेकिन एग्जामिनर ने आपको ये तो नहीं पूछा ना, ये पूछा है कि m इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर नीचे जब आप ऑप्शंस देखोगे, अब आप देखोगे कि सर ऑप्शंस के अंदर तो m है ही नहीं कहीं पर, तो एग्जामिनर ने किया क्या है, उसने एक और स्टेप आगे सोचा है। उसने क्या किया कि m यहाँ पर नहीं है, रिलेशन सिर्फ k q और p इनके अंदर है, तो यहाँ से m की वैल्यू उठाकर या तो यहाँ पर पुट कर दो या फिर यहाँ पर पुट कर दो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। कहीं पर भी पुट कर दो, क्या होगा, m की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो m तो गायब हो जाएगा, सिर्फ p q और k रह जाएंगे, बस उसके अंदर जो भी रिलेशन आंसर होएगा वो आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा सोचना था, अगर आप अटके थे तो, नहीं अटके थे तो बहुत ही बढ़िया। तो कर दूं अब मैं, इसके अंदर किसी में भी पुट कर देते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं थी भैया। यहाँ पर पुट कर रहा हूँ m का स्क्वायर यानी कि p² बाई k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस pm, तो माइनस p² डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस q, ठीक है, इक्वल टू 0। तो भाई नीचे जो k प्लस 1 का स्क्वायर है, ये सिर दर्द कर ही रहा है, तो हर जगह k प्लस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p², यहाँ पर ऊपर क्या बच जाएगा, k प्लस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ k प्लस 1 बच जाएगा, तो माइनस p² इंटू k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा q इंटू
k+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शंस की शक्ल कैसी है। k+1 तो अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूं दोस्त। इन दोनों जगह से मैं p कॉमन ले रहा हूं, p²। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस k माइनस 1, तो 1 से ये गया इज इक्वल टू दिस। ये माइनस का kp है, माइनस के kp को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का kp। सिर्फ kp है, p² भी है, kp²। ठीक है, सिंपली यहाँ से मैंने p² कॉमन लिया। अब टर्म जो बच गया वो माइनस का kp² बच गया, उसको मैं उधर ले गया। अब ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है kp², ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर बिना वजह ये लगाओ ना सर ये तो लेंथी हो गया, तो एक बार फिर से क्वेश्चन की शक्ल देख लेना, एक बार फिर से सॉल्यूशन देख लेना, आपको पता चलेगा। 2 स्टेप है, एक तो हमने m की वैल्यू निकाली, ऊपर से किसी भी एक इक्वेशन में रख दी, बस यही किया है। द फैक्टर्स ऑफ दिस आर, तो अब हमने इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो इसके फैक्टराइजेशन करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पहले भी मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करना सिखाया उसी वे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको नीचे उतारो, पहले तो स्पेस रम को यहाँ नीचे उतारो। तो पहले मैंने कैसे बताया था आपको, मान लो आपके साथ यही होता x² माइनस x माइनस 72, ये होता तो आप सॉल्व कर देते कि नहीं कर देते, इजीली सॉल्व कर देते। फिर आप क्या बोलते कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -72 है और सम ऑफ रूट्स, साइन चेंज करते हैं ना, यहाँ -1 है तो क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स +1 है, तो इसको तोड़ोगे आप 9 8 72 है, और सम प्लस है तो यानी कि बड़ी वाली प्लस होगी, यानी कि छोटे वाली रूट -8 है। हाँ, और फिर मैंने क्या बोला था, ये तो रूट्स हैं, ये क्या है, ये है x की वैल्यूज, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू -8। जब फैक्टर बनाने हैं तो 9 को उधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे जो भी रूट्स में साइन आया है उससे उल्टा, x माइनस 9 इंटू x प्लस 8। इन दोनों की गुणा करके देख लो, यही आएगा। तो ये रूट्स तो आप निकाल लोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से सिर्फ y² हटाया है, यहां से सिर्फ y² हटाया है और ये सोल्व करना हो गया इजी। तो ऐसे ही जब एग्जामिनर फालतू में किसी वेरिएबल को आपके सामने पटक दे तो एक बार उसको हटाओ, उसको एक बार भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब इस 72 को तोड़ो, तो आप तोड़ोगे 9 और -8। अब मैं बोल रहा हूं अब लगा दो y, आपने y हटाया था। ठीक है, देखो हमने यहां से y² हटा दिया था, यहां से y हटा दिया था, क्यों, क्योंकि ये सम वाला टर्म होता है। तो 9y माइनस 8y ये सम देता है। ठीक है, क्या दिया, प्लस y है ना। अब आप बोलोगे सर या तो माइनस का, अरे भैया सम के लिए साइन चेंज करना होता है ना। हाँ, और प्रोडक्ट में y इंटू वाई y² आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये इसके रूट्स हैं, ये x की वैल्यूज हैं। तो फैक्टराइजेशन करोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, x माइनस 9y इंटू x प्लस 8y। तो ये तो तरीका हो गया, साइन इनके बदल दिए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। ये तो तरीका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन कभी भी कर सकते हो, जो स्कूल में हमने सीखी है वो कभी भी कर लो। ऐसे x², इसको जैसे 9 8 72, तो इसको आप तोड़ोगे -9xy प्लस xy। ठीक है, ये माइनस का वही रहेगा, -72y²। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आपको कॉमन दिख रहा हो कॉमन लेते चलो, कोई टेंशन ही नहीं लेनी। दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 9y, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर y कॉमन है और 8 कॉमन है, तो प्लस 8y। यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस 9y बच जाएगा एक। ठीक है, अब दोनों जगह से x माइनस 9y कॉमन ले लिया, x प्लस 8y, तो वही चीज़ आगे की नहीं आगे। ठीक है, तो सेम काम को करने के कई तरीके हैं, ऑप्शन बी। अब कुछ क्वेश्चंस पे फैक्टराइजेशन देखेंगे हम। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो भैया देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। नंबर 1 तरीका कि आप ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर करके देख लो। फिर आपके दिमाग में आएगा सर वो तो हम ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट क्या पता एंड वाला ऑप्शन हो। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इनको गुणा करके देख सकते हो। जो भी आपको ऐसी शक्ल का प्राणी प्रकट करके देगा वो आपका उत्तर है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, हम एक्चुअल में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें बताऊंगा, मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर लोगे, है ना। ये 2 चीजें बताऊंगा कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू कैसे पुट कर सकते हो,
देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है, और x को मैं पुट कर देता हूँ। मैं एक बार y को खत्म कर दूं फिर मैं देखूंगा क्या पुट करूंगा। x को 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, 1 -2 -8 -8 -2 -10 +1, तो इसने मुझे दिया -9। तो जो हमारा उत्तर है, जिसके भी उत्तर होने के चांसेस हैं, वो -9 उत्तर देगा, ठीक है। -9 उत्तर नहीं दिया यानी कि वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो देखो y को तो मैं खत्म कर चुका हूं, ठीक है, x की वैल्यू 1 है, 1 - 4 -3 1 + 2 3 3 - 3 9, तो पॉसिबल है, y को खत्म कर चुके हैं। 1 + 2 3 1 - 4 -3 -9, हद हो रखी है, बेशरम हो रखे हैं ऑप्शन बिल्कुल ही है। 1 + 4 5 एंड 1 + 2 3 15, 15 तो नहीं यार, -9 आना चाहिए, ठीक है। -3 और 3, इसने भी -9 दे दिया, तो भाई साहब एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब आप क्या करो, अब इसका उल्टा काम कर लो। अगर वैल्यू पुटिंग कर रहे हो तो कई बार आपकी किस्मत खराब होएगी, ठीक है। देखो 3 ऑप्शन ठीक हो गए। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा काम कर लो। मैंने y को 0 रखा था ना, x को 0 रख दो, जहां पर भी x आया है, ठीक है। अब y को 1 रख देता हूं, तो 4 4 4 और 4 8 -8 0, तो y को 1 और x को 0 रखने पर मुझे 0 चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, x तो अब की बार भाई x खत्म किया है ना। मैं ये नहीं बोल रहा आपको ये अप्रोच यूज करनी है, वो अप्रोच यूज करनी है, भाई साहब आपको सारी अप्रोच आनी चाहिए। मैं सारी बता रहा हूँ, हर एक में जिसकी जहां पर जरूरत होगी आप अपने आप यूज कर लोगे फिर इन क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करके। तो x को तो मैं 0 कर चुका हूं, तो यहां पर क्या हो गया, -2 -4 यानी कि -6, और यहां पर क्या है, y को 1 रखने पर -2 + 2 0, तो इसने तो 0 दिया है, ये तो अभी भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर +1, और यहाँ पर क्या आएगा, ये भी 0 नहीं हो रहा, ये नहीं होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x तो खत्म हो ही चुका है, तो ये भी 0 नहीं देगा, y को 1 रखने पर ये भी 0 नहीं देगा, तो 0 आएगा कहाँ से, कहीं से नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। एक तो ये तरीका है वैल्यू पुटिंग। हो सकता है वैल्यू पुटिंग में पहली बार में ही आप ऐसी वैल्यू पुट कर दो, ऐसी अजीब सी वैल्यू पुट कर दो, 2 और 3, हो सकता है एक ही ऑप्शन निकल कर आए, ठीक है। अब मैं आपको फैक्टराइज करना बताता हूँ। फैक्टराइज जब करोगे आपको कुछ चीजें पकड़नी पड़ेंगी, जैसे ये किसी चीज का स्क्वायर है, ठीक है, ये भी किसी चीज का स्क्वायर है, ठीक है, कोई और स्क्वायर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि a + b का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, a + b का या a - b का। तो ये x है, ये 2y का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं पर 2a भी मिलेगा आपको, 2 × a × b, ताकि उसको पकड़कर फ्यूज करके आप बनाओगे। तो ये देखो 4xy मिलेगा, ये रहा। तो जब आप इन 3 चीजों को मिलाओगे, जिनके नीचे मैंने लहर बनाई है, तो इन सबको मिलाओगे, ये a² b² -2ab है, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। बाकी चीजों को अब लिखते चलो, ऐसे लिखते चलो, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लो, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया x। मैं यही बनाना चाह रहा हूँ ना अंदर, यहाँ पर हो गया -2y -8। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इसकी जगह t मान लो, तो t² -2t -8, ये तो क्वाड्रेटिक होगी ना। इसको तो सोल्व कर लोगे, कोई भी बच्चा सोल्व कर लेगा इसको तो, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्वाड्रेटिक होगी, इसके अंदर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो क्या है, -8, और जो सम है वो क्या है, सम है +2, ठीक है। साइन चेंज कर रहा हूं मैं, तो 4 दूनी 8, सम +2 आ गया, ये -8 आ गया। अब आपने फैक्टराइज करनी है तो बस इन बातों का ध्यान रखना दोस्त, कि वो अगर आप इस वे से कर रहे हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह रूट्स मान के, रूट्स निकाल के, तो इनके साइन पलटना जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं फैक्टर बना रहा हूं, +4 की जगह -4 आएगा, x -2y -4, इसके अंदर क्वाड्रेटिक है ना, इसलिए x -2y, ठीक है। अदरवाइज x -4 x +2 होता, लेकिन अब तो x की जगह ये है क्वाड्रेटिक में, तो x -2y -2 है तो +2, ये फैक्टर्स हैं इसके। तो इस शक्ल के प्राणी, वो सबसे पहला ऑप्शन हमें याद ही है, ये था उत्तर, ये देख लो, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करनी, आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हो ना ऐसी, मुझे पता है, प्रैक्टिस करो पिछले क्वेश्चन की तरह, ये बिल्कुल
तो फिर से स्क्वायर बनाएंगे, ये ए का स्क्वायर है, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये 2b का स्क्वायर है, ये -4ab है, तो पकड़ो जरा इसे, a - 2b का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 कॉमन लोगे तो a - 2b -8, ठीक है, इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8, सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए प्लस का 2, तो ये हो गया, तो फैक्टर्स क्या हो गए, a - 2b, यहाँ का साइन पलटना है -4, a - 2b + 2, ये तो समझ रहे हो। जब अगर मैं खुद सोल्व करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने इसे पिछला क्वेश्चन समझाया, तो इसलिए जल्दी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो जब बताते हैं तो कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंसेप्ट। इसका मतलब ये नहीं कि सोल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, सोल्व करने में दिमाग चलता है, समझाते वक्त जुबान चलती है, जुबान स्लो है हमारे दिमाग से बहुत। लेट पी एक्स बी द HCF ऑफ पोलिनोमियल fx एंड gx। तो p - 2, p के अंदर -2 वैल्यू रखने पर क्या आएगा, तो सबसे पहले तो मैं fx को फैक्टराइज करके रख लेता हूं कि fx है क्या, इसका ऑपरेशन करके रख लेते हैं। तो देखो भाई, fx नीचे भी है ना, यहाँ पर, यहाँ से अंदर से मैंने x² बाहर ले लिया, 6 तो है ही, x² बाहर ले लिया, मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा अब, तो ये बच जाएगा x + 3, a² - b², a + b × a - b, ये x + 3 का होल स्क्वायर तो नहीं है, तो ये किन किन दो का प्रोडक्ट है ये, और उनका सम ये हो, 6 और 3 9, 6 3 18, तो x + 3 और x + 6, अब ऐसे करने के एबल आप होने चाहिए, ठीक है, 6 और 3 9, 6 3 18, तो x + 3, x + 6 gx, 4x³ कॉमन, में से x³ कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, x + 4, ये किसका स्क्वायर है, ये x + 3 का स्क्वायर है, और उसका भी स्क्वायर है, यानी कि x + 3 के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो x + 3 की पावर 4, ठीक है। तो हमने इनका मस निकालना है, मस बोले तो HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इन दोनों का HCF, इसने बोला है कि px है, तो इनका HCF निकाल रहा हूँ, px। तो HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, यानी कि दोनों को डिवाइड करता हो। कोई भी नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कब करेगा, 21 को 7 डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि 21 के अंदर 7 अवेलेबल है, 24 को नहीं करता, 7 की इतनी मजाल नहीं है 24 को कर दे, क्योंकि 24 के अंदर 7 है ही नहीं, 24 के अंदर है क्या, 2 2 और 3, 8 3 24, 7 इसको नहीं कर पाएगा। तो कोई भी नंबर दूसरे नंबर को तब डिवाइड करता है जब उसके अंदर वो नंबर अवेलेबल होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों का फैक्टर है, तो हमें ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जो इन दोनों को डिवाइड करता है बड़े से बड़ा, कि उस नंबर के अंदर वो चीजें होंगी जो इन दोनों के अंदर हैं, फालतू की चीजें नहीं लेनी, लेकिन मैक्सिमम चीजें लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले 6 और 8 का HCF निकालोगे, दो बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करता है। फिर x² और x³ का, तो x², हमने छोटी पावर लेनी है कि x² दोनों के अंदर होना चाहिए, हाँ x नहीं लेंगे, x भी इन दोनों के अंदर है बट x नहीं लेंगे, HCF निकालना है ना भैया, बड़े से बड़ा नंबर, तो x², लेकिन ऐसा हो ना कि दोनों में हो, तो जो जिस नंबर के अंदर कम अवेलेबिलिटी है वो ले लेंगे, x², इसके अंदर कम अवेलेबल x है, तो इस वाले की वैल्यू उठा लेंगे जिसके अंदर भी कम अवेलेबल है। तो जैसे यहां पर x + 4, ये दोनों के पास एक एक ही है। अब x + 3, इस बंदे के पास x + 3 4 हैं, और ऊपर x + 3 2 हैं, तो सिर्फ 2 वाला लेंगे ना, ताकि दोनों को डिवाइड कर पाए हम। 4 वाले को तो ये डिवाइड कर ही देगा, अगर यहाँ पर 3 ले लेते तो ऊपर वाले को डिवाइड नहीं कर पाता, नीचे वाले को तो कर ही देता। तो ये है भाई साहब इसका HCF, और बाकी HCF अपने अलजेब्रा का पार्ट है नहीं, अरिथमेटिक में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बस मैं तो यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अब आपको निकालना है p - 2, तो रख दो x की जगह -2, अपना क्या जाता है बताओ, व्हाट गोज ऑफ फर्स्ट, तो -2 का स्क्वायर 4, -2 रखोगे तो 2, -2 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, ऑप्शन सी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन LCM ऑफ polynomials fx this and this,
इस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। जब इन दो के एलसीएम को इससे डिवाइड करें तो इससे डिवाइड करने की नौबत तो तब आएगी जब इनका एलसीएम निकालें। तो एक बार इनका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि एफ एक्स है क्या फैक्टराइज करके, तो 4 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो इसको तोड़ो भाई, इसको 4 दूनी 8, 4 और 2 6, 4 और 2 बस मिल गए ना। अब जी एक्स क्वाड्रेटिक को ऐसे तोड़ दिया करो मन ही मन में। 10 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, उसको तोड़ो अगली को, क्या है ये प्रोडक्ट, बताओ जल्दी से। 5 और 2, 5 और 2 7, ठीक है। अब रखो 2 और 5, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो कब साइन पलटना है नहीं पलटना है क्या करना है, ये चीजें बार बार जब बैठ के सोचोगे ना, मैं सब कुछ साथ साथ बता रहा हूं बट फिर भी आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। खुद चीजों के ऊपर चिंतन करने की नीड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। टीचर कितना भी बता ले, खुद चिंतन करना पड़ेगा। फिर भी मैं पूरा जोर लगाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं, कंफ्यूजन ना रहे बस, ठीक है। अब देखो, तो भैया इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि आप निकालते हो किसका, 12 और 18 का एलसीएम आप क्या निकालते हो? 36, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल हो छोटे छोटा मल्टीपल, ठीक है। मतलब कि ये दोनों इसके अंदर होने चाहिए, ये दोनों इसके अंदर होने चाहिए। तो अब मैं जो वैल्यू लिखूंगा वो ऐसे लिखूंगा कि ये दोनों उसके अंदर कंटेंट हो, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं लिख दूंगा, सिर्फ ये दोनों कंटेन हो इतना। तो 4 और 10 का एलसीएम बताओ, 20, ठीक है। x माइनस 1 को देखो, x माइनस 1 सिर्फ एक बार ही है दोनों जगह, तो चलो ठीक है, सिर्फ एक बार ले लिया मैंने। x माइनस 2 यहाँ पर 2 बार है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों से डिवाइड होएगा ये, तो ये 2 बार हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। उससे तो डिवाइड हो ही जाएगा, इससे भी तो डिवाइड होना चाहिए, इसलिए मैं 2 बार ले रहा हूँ। एलसीएम एचएफ आपको आना चाहिए अलजेब्रा करने से पहले। x प्लस 4 लेना पड़ेगा और x प्लस 5, ठीक है भाई। तो चलो एलसीएम आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसको x प्लस 3 से डिवाइड करो, मतलब डिमांड बढ़ चुकी है एग्जामिनर की हद से ज्यादा। एलसीएम निकालो फिर डिवाइड करो। तो x प्लस 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा वो पता चलेगा जब x को -3 रखेंगे। तो चलो रख देते हैं, -4 इंटू -3, तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, -3 रखेंगे तो 1, -3 रखेंगे तो 2, तो 2 चौके 8 इंटू 20 160, वो भी माइनस का 160, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। बताओ भाई, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल दिस एंड दिस एंड दिस। इन 3 पोलिनोमियल्स का एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले ये देखकर कुछ याद आ रहा है? +1 का क्यूब। अब आप बोलोगे सर अगर मुझे नहीं याद आया होता, तो नहीं याद आया होता तो एक तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारो, क्यों नहीं याद आया, और नहीं याद आया होता तो बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपको नहीं याद आ रहा होगा, ये क्या है, क्या मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो अब इसको देखेंगे, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने सिंथेटिक डिवीजन को, अपने फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम को। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर करके देखूंगा, 1 पुट करके देखूंगा, -1 2 -2 3 -3, ऐसी ऐसी वैल्यूज में पुट करके देखूंगा। हाँ, लेकिन अंधाधुंध कोई भी वैल्यू नहीं पुट करनी। अंधाधुंध कोई भी वैल्यू क्यों नहीं पुट करनी? आपको सिर्फ इसके जो फैक्टर्स है ना वो पुट करना। कांस्टेंट टर्म देख लो, ये क्यूब वाला है या फिर चाहे पावर 4 वाला हो, कांस्टेंट टर्म देख लो, इसके फैक्टर्स पुट करने हैं। जैसे कि 1 -1 2 -2, 3 पुट करके नहीं देखेंगे इसमें, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, 4 -4 ये पुट करके देखेंगे, है ना। और हाँ, क्या मैं इसके अंदर +1 पुट करके देखूं? बताओ मेरे को, इसके अंदर +1 पुट करूंगा तो 0 आएगा, सब कुछ पॉजिटिव है। तो मेरा दिमाग खराब है जो इसके अंदर +1 पुट करके देखूं, सब कुछ पॉजिटिव है, ये 0 कैसे दे देगा एक पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पर? तो सबसे पहले मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो -1 पुट करूंगा। अगर -1 पुट करने पर ये 0 आया तो यानी कि ये x+1 का फैक्टर है। आगे हम देख लेंगे, बस एक फैक्टर निकालना होता है ऐसे केसेस में। तो मैं -1 पुट कर रहा हूं, -1, x की जगह -1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। प्लस की वैल्यूज तो मैंने मन से निकाल दी क्योंकि हर जगह पॉजिटिव है। -1 +5 -5 +4, तो नहीं आया 0 रिमाइंडर,
तो x+1 इसका फैक्टर नहीं है। -2 पुट करूंगा, -8 प्लस 20 -10 प्लस 4, ठीक है 24 और माइनस का 28 नहीं आया, अब -4। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा सर ऐसे ही करना पड़ेगा ऐसे ही, इनका बेस्ट वे यही है। -4 पुट करो, -64, 4 चौके 16 5 80, माइनस का 20 और प्लस का 4, प्लस का 84 है और माइनस का भी 84 है, 84 आ गया 0। यानी कि -4 पुट करने पर 0 आया है, किसकी जगह, x की जगह -4 पुट करने पर 0 आया है। x इजिकल टू -4 आपको रिमाइंडर दे रहा है 0, तो इस 4 को इधर लाओ, तो फैक्टर क्या है एक्चुअल में, फैक्टर x+4 है, x+4 इसका फैक्टर है। अब मैं आपको कुछ चीज रिवाइज करवाऊंगा। जैसे ही आपको एक फैक्टर मिला ना, तो आप इसको डिवाइड कर दो उस फैक्टर से, आपको बाकी फैक्टर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं x+4 से। कैसे डिवाइड करते हैं बताएं जरा, क्या रखूं, x², मेरे साथ ही रहना, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बताओ। x³ + 4x², खत्म, x², नीचे क्या उतरेगा 5x। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, x से, ताकि ये x² बन जाए, x × x, x² + 4x, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर क्या आया, x, आगे 5x आप उतार चुके, 4 उतारोगे, अब ये किस पर जाएगा, +1। हमें पता ही था ये फैक्टर है, पहले ही पता था, वो तभी तो 0 आया, बट हम इसकी तलाश में थे ये कि भैया ये जो है ये x+4 से तो डिवाइड होता है, बट डिवाइड होने के बाद दूसरा फैक्टर क्या आता है ये, तो दूसरा फैक्टर आ गया ना, तो एक तो दूसरे फैक्टर को निकालने का ये तरीका है, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है आपको लेंदी लगा हो, और ये लेंदी है भी, हो सकता क्या है। अब दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन बताया था वो, ठीक है दोस्त, अब वो यूज करो अगर ये लंबा लगा तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या यूज करते हैं, x की वैल्यू यूज करते हैं, +4 नहीं यूज करेंगे, x की वैल्यू। और यहां पर सिर्फ कोफिशिएंट लिखोगे इसके, 1 5 जो डिवाइड करना है उसका, 5 और 4। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे 0, हमेशा 0, 1 और 0 1, तो -4 एकम -4 क्या आएगा 1, -4 एकम -4, यहाँ पर क्या आएगा 1, -4 एकम -4, 0 आया कि नहीं आया रिमाइंडर, यानी कि ये फैक्टर है। और हाँ, अब ये चीज भी आपको मिल गई, ये चीज क्या मैंने आपको बताया था, ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है। एग्जैक्टली इसका जुड़वा हुआ यहाँ पर बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा था यहाँ पर, कि कैसे आप यूज करोगे, कौन सी आप यूज कर सकते हो। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब अगले की शक्ल देखो, बताओ जरा, ये 4 और 1 का प्रोडक्ट है, 4 और 1 का सम है, यानी कि x+1 × x+4, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इनका एलसीएम क्या है। तो चलिए बताते हैं भैया एलसीएम क्या है, क्या दिक्कत होगी। तो x+1 यहाँ पर 3 बार आया है, तो हमें 3 बार लेना पड़ेगा। एलसीएम बता रहे हैं, इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, है तीनों इसको डिवाइड करने के एबल होने चाहिए। कहीं पर भी कोई भी चीज प्रकट हुई होगी, इसको लेना पड़ेगा उसको। यहाँ पर x+1 3 बार आया, तो x+1 सबसे डिवाइड हो जाएगा, सबके x+1 इसके अंदर कंटेन हो गए। x+4 एट द मैक्स 1 बार ही आया है, और एक ये है, ये देख लो कहां पर रखा हुआ है, ये रहा, ये ना, ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। HCF of polynomials fx is equal to this and gx is equal to this is this। तो हमारे पास दो पोलिनोमियल है, दो बहुपद हैं, एक तो ये बेचारा और एक बेचारा ये, ठीक है। ये इनका HCF ये है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये जो है ये इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 2a + b बताना है, तो एक तो यहाँ पर a है, एक यहाँ पर b है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इनका HCF है ना, ये इन दोनों को डिवाइड करता है। HCF वही तो होता है ना, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता है। तो पहले तो इसको खोल लो, तो ये आपको देगा बिरादर x+2 एंड x-1, ये ठीक है। ऐसे डायरेक्ट लिखने के एबल आप होने चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है -2, ठीक है। तो 2 एकम 2,
और सम -1 है, साइन पलटता -1, यानी कि बड़ी वाली को माइनस कर दो। ठीक है, अब रूट्स निकालने हैं तो इनका ऑपोजिट, x+2 एंड x-1। रूट्स नहीं, सॉरी, ये रूट्स निकाले हैं, फैक्टर लिखने हैं, तो x+2 और x-1। तो ये आपको दे रहा है x+2 और x-1। ठीक है, चलो। हाँ, अगर फैक्टर्स करने होते हैं ना, हम सम के लिए इसका साइन ऑपोजिट करते हैं ना, सम के लिए ऑपोजिट करते हैं, तो सम के लिए इसके साइन को ऑपोजिट करना छोड़ दो, सेम साइन यूज कर लो, डायरेक्टली फैक्टर्स निकाल पाओगे, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, -2 और 1 बनाने की कोशिश कर लो, तो यानी कि 2 को बड़ा होना पड़ेगा, फिर सीधे सीधे फैक्टर्स लिख पाओगे। ठीक है, तो x+2 x-1 ये HCF है, इसका भी, यानी कि ये जो है ये इसको डिवाइड करता है। अब मैं ज्यादा लिखना नहीं चाह रहा, तो मेरी सिर्फ कहने से ही समझ जाना। ठीक है, इस नंबर को ये नंबर डिवाइड करता है, तो इस नंबर के अंदर दो चीजें हैं, तो x-1 से x-1 कटेगा, यानी कि x+2 इसको डिवाइड करता है। अगर x+2 इसको डिवाइड करता है तो x+2 = 0, x = -2 वहां पर पुट करने पर 0 मिलेगा, तो मैं पुट कर रहा हूं 4 - 6 + a = 0। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी दोस्त 2। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कवि, कि ये जो HCF है ये इसको भी डिवाइड करता है, इसको, तो x+2 से ये कट जाएगा, और x-1 इसको डिवाइड करता है, यानी कि x-1 = 0 रखने पर, अगर x = 1 आप इसके अंदर रखोगे तो ये 0 देगा, तो रख रहा हूं मैं 1 + 2 + b = 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। यहां पर पूछा है 2a, यानी कि 2 × 2 4 + b, यानी कि 4 - 3 1, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। The HCF of two polynomials px and qx is this। अच्छा, HCF इतना है और LCM इतना है। ठीक है, if px = this then qx = what? what? देखो भाई, आपको एक चीज पता होनी चाहिए पहले, HCF LCM से ही पता होना चाहिए। अगर आपके पास दो नंबर हैं तो उन दोनों नंबर के HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और एग्जामिनर सदियों से ये करता आया है कि इन चार चीजों में से कोई भी 3 चीजें दे देगा और दूसरी पूछ लेगा। ठीक है, HCF और LCM का प्रोडक्ट इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जिन भी दो नंबर का HCF LCM लिया। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है तो सीधी सी बात है कि HCF × LCM by नंबर 2 = नंबर 1, है ना। यही कहानी मैं वहां पर दोहराऊंगा, ये आपको पहले ही पता होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है, और पता होगी भी मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए करें। तो यहाँ पर क्या है, HCF ऑफ टू पोलिनोमियल px एंड qx इस, ये HCF है और LCM ये है और px ये है। तो अगर आपको qx की वैल्यू निकालनी है तो qx = HCF × LCM by px। देखो, px × qx = HCF × LCM, तो qx = यहाँ पर px। ठीक है, प्यार से समझा दिया बिल्कुल। तो चलो अब निकालें। चलो, तो ऊपर मैं HCF लिख रहा हूँ, HCF ये है, फैक्टराइज फॉर्म में लिखना दोस्त, ताकि हम चीजों को काट पाए। 2x × x+2। अब LCM को लिख रहा हूँ आगे, LCM ये इसने खुद ही फैक्टराइज करके दिया है एग्जामिनर ने, मतलब फिर ये हमसे चाहता क्या है, ये मतलब हम वैसे ही आए हैं, खुद फैक्टराइज करके दे देगा, हम क्या करेंगे फिर, इज्जत ही नहीं है बिल्कुल। अब ये देखो भाई, यहां से हम क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लेंगे, 8 को भी कॉमन ले लेंगे, 8x को, तो यहाँ पर बच जाएगा x² + 4x + 4। चलो कुछ तो हमें काम मिला, 8x, ब्रेक कट लगाने की आदत कब से हो गई भाई, 8x, और ये क्या है, x+2 का होल स्क्वायर है। तो जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इसने यही QX ही पूछा था, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन। 8 × 24, x+2 का होल स्क्वायर, एक x+2, अच्छा सॉरी x+2 के होल स्क्वायर से इसको उड़वाएंगे और एक x+2 को हम रख लेंगे। ठीक है, तो अब आंसर क्या आ जाएगा, 2x, 3 दूनी 6x। ठीक है, 6x ×
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 6x से अंदर मल्टीप्लाई करो 6x क्यूब माइनस 24x। ऐसी शक्ल का कोई प्राणी है क्या? हाँ ये रहा 6x क्यूब माइनस 24x। ठीक है, बताओ भाई। If two factors of this are a plus 1 and a minus 1, then what are the other two factors? ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये इसके 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर क्यों हैं? क्योंकि a की पावर 4 है एक हिसाब से है? इसके 4 रूट्स हैं और ये बता भी रहा है 2 फैक्टर ये हैं, 2 फैक्टर दूसरे बताओ। तो इसने 2 फैक्टर तो बता दिए। ये जो है ये क्या है? ये 4 चीजों का प्रोडक्ट होएगा ना, 4 फैक्टर्स का। आपको 2 बता दिए तो आप क्या करो, इन दोनों की गुणा करो और उससे इसको डिवाइड कर दो, बाकी 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो चलो करते हैं। तो भैया 2 फैक्टर ये हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों की गुणा की, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 1 ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इससे डिवाइड करूंगा उसको, 4 माइनस 2 ए क्यूब माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 8। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं, ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि a की पावर 4 हो जाए, ए स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करो, a4 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे घटाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब देखो माइनस के 2a क्यूब को पहले लिख लो, माइनस के 2a क्यूब को। ठीक है, प्लस का a स्क्वायर माइनस का 9a स्क्वायर, ये दोनों जुड़ेंगे। इसको इसे काट मत देना, ठीक है, कि -2 में से माइनस का 1 बच गया। ये अलग देश की करेंसी है, अलग देश की करेंसी है। तो ये हो गया -8a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसकी शक्ल ऐसी बन जाए, -2a से, तो -2a, तो -2a क्यूब। अब -2a से आगे मल्टीप्लाई करो प्लस 2a। ठीक है, अच्छा ऊपर से भाई 2a भी उतार लेते हैं। ये 2a इधर इंतजार कर रहा था, ये नीचे आ चुका है। साइन चेंज होएंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब इस 2a से 2a भी कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, -8a स्क्वायर और आगे क्या है +8। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये ऐसा हो जाए, -8 से, तो -8 से भी कर दिया। ठीक है, तो -8a स्क्वायर और क्या आ गया +8 बिकॉज -1 है इज इक्वल टू 0। तो वो तो हमें पता ही था, इससे डिवाइड होने पर 0 आएगा क्योंकि ये फैक्टर थे इसके। ठीक है, तो बाकी फैक्टर क्या आ गए, बाकी ये आ गया। अब इसको तोड़ लो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो इसके साइन को चेंज मत करना। ठीक है, प्रोडक्ट है 8 और सम है -2, मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो a - 4 a + 2। ठीक है, a - 4 a + 2 कहाँ है, ऑप्शन सी। तो एक तो ये तरीका है, एक और तरीका बताऊंगा, टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं, मतलब टेंशन को तो भगा ही दो। देखो अब एक और तरीका बताता हूं जो काफी जल्दी कर देगा। अब मैं सिंथेटिक डिवीजन यूज करूंगा इसके ऊपर। देखो मैं सबसे पहले इसको डिवाइड करूंगा, इससे कर देता हूं। ठीक है, जब आप इससे डिवाइड करोगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज करोगे, तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और a = 1, a की वैल्यू हम यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, और हम इसके सिर्फ कोफिशिएंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले a की पावर 4 का कोफिशिएंट, फिर a क्यूब का, फिर a स्क्वायर का। पावर एक एक घटती रहनी चाहिए, ऐसे कोफिशिएंट लेना है, फिर 2 और फिर 8। तो सबसे पहले इससे डिवाइड करूंगा, फिर इससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो a = 1, तो मैं 1 से डिवाइड करता हूँ। 1 एकम 1 -1 1 -1 -1 जोड़ते रहो बस, 1 - 10 -10, तो यहाँ पर क्या आएगा -8, 1 - 8 -8, रिमाइंडर 0। तो ये तो हमें पता ही था, ये इसका फैक्टर, रिमाइंडर 0 ही आना था। अब ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, अब ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, फिर बिना वजह कंफ्यूज हो गए। जब आपने a - 1 से इसको डिवाइड किया, एक और चीज आ गई, a - 1 से इसको डिवाइड किया, तो यहां पर कुछ चीज आ गई, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये तो फिर से बचा हुआ टुकड़ा है, समझ रहे हो, मैं यहां पर कन्वे करना चाह रहा हूं एग्जैक्टली कि इसके अंदर 4 चीजों की गुणा थी, उसमें से एक चीज से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 3 चीजों की गुणा बच गई। ये 3 चीजों की गुणा बच गई, इसके अंदर अभी 3 फैक्टर हैं। तो अगर आप चाहो
अगर आप चाहो, अगर आपकी दिल की तमन्ना हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए में था ना तो ए में लिख लेते हैं, बिकॉज ए की पावर ऊपर 4 थी। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 8। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, इसको आप डिवाइड करोगे इससे भी तो डिवाइड करना है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं फिर वापस ऐसे लिखूं फिर डिवाइड करूं, क्यों, हम पागल थोड़ी हो गए हैं। यहीं पे डिवाइड कर दो, समझ गए, यहीं पे डिवाइड। तो अब की बार मैं इससे डिवाइड करूंगा फिर से, ठीक है। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -1, लगे हाथ सिंथेटिक डिवीजन लगा देंगे, फिर से 0 आएगा यहाँ पर, -1, ये तो एक ही आएगा सम, -1 1 -1 -2 गुणा करो 2 -8 -1 -1 8। तो हमें पता था, तो हमने दो फैक्टर निकाल लिए, खींच लिए। अब ये जो आया है ये क्या आया है, ये आया है a स्क्वायर -2a -8, यही तो था जिसको मैंने फैक्टराइज करके बताया था आपको। तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, वहीं से देख लो, 4 दूनी 8, अच्छा a -4 एंड a + 2, ऑप्शन सी। इसको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ये चीज लिखोगे आप एग्जाम में, एंड खल्लास इक्वेशन सिर्फ। और बताओ क्या लिखने की जरूरत है, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। द क्वोशेंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई x + 2, अगर इसको x + 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्वोशेंट आता है। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b c d, तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा ताकि आप उनको कंपेयर कर पाओ। कंपेयर ये नहीं कि कौन सा बेटर है, कि कहां पर क्या हो रहा है, आप ये समझ पाओ, ठीक है। तो अगर इसको x + 2 से डिवाइड करते हैं तो ऐसा क्वोशेंट आता है। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन से ही करूंगा मैं, सिंथेटिक से मैं कर सकता हूं बट मैं करूंगा लॉन्ग से, ताकि आप चीज़ों को कंपेयर कर पाओ, ठीक है, बाद में। अब देखो, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसके सिर पर वैल्यू निकाल कर रखेंगे। क्वेश्चन की इतनी हिम्मत हमारे सामने खड़ा है इधर। x + 2, तो भाई एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे ताकि x4 हो जाए, तो x4 + 2x3। अब ऊपर x³ वाला टर्म था नहीं, तो -2x³ -x², ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको ताकि x³ हो जाए, -2x² से, ठीक है। तो -2x³ -4x², ठीक है। ये खत्म हो जाएगा साइन चेंज करने पर, दिस विल बी फिनिश्ड। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3x² और ऊपर से क्या उतारोगे 7x, ठीक है। ये महंगा पड़ा हमें थोड़ा सा नीचे करना वैसे है, प्लस 3x, ताकि ये 3x² बन जाए, तो 3x² और प्लस 6x, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, मजेदार बात है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x² से 3x², यहाँ पर x बचेगा, ऊपर से 5 उतारोगे। अब क्या करोगे, अब 1, ताकि x से x ही रहे, तो x + 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 3, ठीक है, 3 रिमाइंडर आ गया। लेकिन उसने ये थोड़ी बोला था कि ये जो है ये इससे पूरा डिवाइड होता है, अरे उसने क्वोशेंट बताया था भाई, ये थोड़ी बोला था रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कुछ भी हो, क्वोशेंट ये है। तो उसने ये बोला था, इसको अब आप कंपेयर करोगे कि क्वोशेंट आया कि ax³ ये रहा, ax³ bx² cxt, तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है भाई 3, ठीक है, और d की वैल्यू क्या है 1, 1 -2 3 1, 1 -2 3 1। अब मैं इसी को सिंथेटिक डिवीजन से आपको करके दिखाऊंगा। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। x⁴ का कोफिशिएंट 1, अब कई बच्चे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट लिख देंगे, यहाँ पर एक तो मार खा जाएंगे सिंथेटिक डिवीजन में। भाई साहब पहले x⁴ का कोफिशिएंट आएगा और उसके बाद कोफिशिएंट आएगा x⁴ का। यहाँ पर x⁴ आपको दिख नहीं रही, बट वो है अभी भी यहाँ पर ऐसे 0 × x⁴, वो लिखना पड़ेगा x⁴ फिर x⁴ का कि 0 है, ठीक है। फिर आगे -1, आगे 7 और आगे 5, ठीक है। एक ही स्टेप में ये सब कुछ आपको बता दे कि कहाँ पर क्या आया है। हाँ, यहाँ पर अगर x + 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको 0 रखो और x = -2, x की वैल्यू यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, तो -2 यहाँ पर 0 आता है, 1 और 0 1, -2 एकम, -2 जोड़ दो, दोनों की गुणा 4 जोड़ दो, दोनों की गुणा -6 जोड़ दो, दोनों की गुणा -2 जोड़ दो। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया था 3, वहां पर रिमाइंडर क्या है 3, यहाँ पर क्वोशेंट क्या आया था
ये यहाँ पर क्वोशेंट क्या है ये देखो, 1 - 2 3 1, 1 - 2 3 1, तो है फास्ट, आपको सीखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते, और सीख भी लिया है आपने, सीखना क्या चाहिए। इफ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, इन दोनों का HCF, इन दोनों का मैस है, एक द्विघात बहुपद है। तो देखो भाई सीधी बात, इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इतनी औकात तो अपनी है। ये क्या है, ये a³ - b³ है, तो कर सकते हो कि नहीं, तो कर दो फिर। a - b यानी कि x - 3 इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, और आपको ये भी पता है, जब आप इसको फैक्टराइज करते हो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो, कि भाई साहब आगे अब इसको फैक्टराइज करने की औकात नहीं है, अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब कि रूट वूट में तो कर ही देंगे, नॉर्मली अब ये फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, अब ये फैक्टराइज नहीं होने वाला। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि इसका और इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देखो इसका मतलब क्या है, यही वाला होएगा, यही होएगा जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये फर्दर टूट तो सकता नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे टूट जाएगा कि x + a x + b, इसको तोड़ने की कोशिश कर लो, आपको पहले ही पता होना चाहिए। और इन दोनों का HCF जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, मान लो इसका और इसका ना, ये टूटेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो है ये इन दो चीजों से बना है, ये फर्दर टूट नहीं सकता, ये इतना ही रहेगा। और इसके अंदर एक चीज जो कॉमन है बड़ी से बड़ी, वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यही कॉमन हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो है ये इससे डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा ये बात है। तो अगर वो इससे डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड करो इससे। अब यहां पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत है। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड करूं उसको इससे, तो चलो कर देते हैं, यहीं पर अलग से क्यों लिखें। x³ + 4x² + 12x + k, ये डिवाइड होता है तो एंड में रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, हमें सिर्फ इतना पता है। तो चलो, तो अब मैं, ताकि ये x³ बन जाए, मैं x से गुणा करूंगा। ठीक है, हमें वैसे क्वोशेंट से लेना देना है नहीं, तो x³ + 3x² + 9x। अब यहाँ पर 3 है तो कम स्टेप में ही काम बन जाएगा, शायद 2 में ही बन जाए, माइनस माइनस माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4x² - 3x² x² + 3x + k। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि x² बन जाए 1 से, प्लस 1 करो, तो x² + 3x + 9। और हमें पता है नीचे रिमाइंडर 0 है। क्यों पता है हमें, अरे हमें पता है कि भैया इन दोनों का HCF है, ये इसको डिवाइड करता है, यानी कि k की वैल्यू 9 है, 9 होना पड़ेगा k की वैल्यू को। अब देखो यहां देखकर आपको ये पता लग रहा है कि ये जो भाई साहब हैं ये ऐसे थे, a की वैल्यू 9 थी और ये x + 1, देखो ये x + 1 आया है, और ये इन दोनों के वो थे प्रोडक्ट, और ये जो है ये इन दोनों का प्रोडक्ट था, इन दोनों का HCF ये है, देखो ये रहा। ठीक है, बताओ भाई, इफ वन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, आवाज वगैरह है ना, चल रही है रिकॉर्डिंग, बढ़िया। इफ वन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज दैट, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर ये है, तो दूसरा फैक्टर बताओ। तो कुल मिलाकर ये जो चीज है ये दो चीजों की गुणा है, और उनमें से एक चीज वहां पर गिवन है, बोल रहे हैं दूसरा बताओ, तो कैसे बताओगे, इससे डिवाइड कर दो, दूसरी चीज आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको बताना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि 3a, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये दो चीजों की गुणा है, उसमें से एक चीज हमारे पास है, तो उससे डिवाइड करते ही दूसरी चीज आ जाएगी, 3a - 2b, ये बताना है। तो ये एक फॉर्मूला है, और आपको एग्जामिनर बोल रहा है इसका उत्तर बताओ, तो ये तो बहुत इजी हो गया, वैल्यू पुटिंग मेथड। अरे भैया 3 वेरिएबल्स हैं और 2 की वैल्यू तो हम डिसाइड कर ही सकते, और 2 की क्या, इसमें तो फॉर्मूला है, इसमें तो तीनों की डिसाइड कर सकते हो, तो चलो डिसाइड करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अगर मैं c को 0 रख दूं, c को 0 रखने पर 3a - 2b 3a + 2b ये दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं रखता। अगर मैं b को 0 रख दूं, तो 3a + 2c 3a - 2c 3a - 2c, फिर भी सेम हो रहे, बट कोई नहीं, अब रखना पड़ेगा। b को मैंने 0 रखा, अब ध्यान से सुनिए, फिर बाद में मैं a को 0 रख दूंगा अगर कन्फ्लिक्शन हुआ तो। जैसे ही मैंने b को 0 रखा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, ऊपर क्या है 3a
से 3a कट गया तो उत्तर आया 3a प्लस 2c। b को 0 रखते ही उत्तर आना चाहिए 3a प्लस 2c। समझ गए कि नहीं? 3a से 3a कट गया, 3a प्लस 2c। तो कौन दे रहा है 3a प्लस 2c? ये तो